हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ध्रुति काव्यांश एपिसोड 7। ध्रुति उसके आंखों में देख गुस्से में बोली, क्या कर लोगे आप? यही ना कि हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे, हमारा फिर से रेप करेंगे। और आपको आता क्या है? जब से शादी की है बस हमारे जिस्म से ही खेल रहे हैं। एक लड़के को उसके मर्जी के बगैर छुआ है। आप एक रेपिस्ट है, समझे आप? यू आर अ रेपिस्ट। धृति जोर जोर से रोते हुए बोल रही थी। उसकी बात सुन कावंश जोर जोर से सनकियों की तरह हंसने लगता है। फिर धृति के आंखों में देख बोला, हुकुम रानी सा, हमने कब आपका रेप किया या कोई जबरदस्ती की? धृति उसके बात पर झट से बोली, कल आपने हमें गलत तरीके से छुआ। काविश धृति की बात सुन जोर जोर से हंसने लगता है। फिर कहता है, जरा हमें याद करके बताइए कि हमने आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती की थी क्या? मैंने तो आपको जाने के लिए कहा था। आप ही वापस आकर हमें सेड्यूस कर रही थी और हमें छू रही थी। बाद में मैंने आपको छोड़ दिया था। आप ही थी जो हम पर चढ़ी जा रही थी। कावेश की बात सुन ध्रुति के गाल लाल हो जाते हैं और वो अपने आंखें बड़ी बड़ी करके कावेश को घूरने लगती है। मतलब ये तो ऐसा हो गया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। ध्रुति ने उसे देखा और बोली, सच में मैंने आप जैसे पागल आदमी को नहीं देखा। आप कितने घटिया और बेकार है। फिर रोते हुए, क्या बोला था आपने कि आप हमसे प्यार करते हैं? प्यार का मतलब भी पता है आपको? उसकी बात सुन काव्यांश उसके आंखों में देख बोला, इश्क है हमें आपसे इतना कि जुनून बनकर सर पर चढ़ गया है। हम आपको ना खो सकते हैं ना पा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि आपको हमसे मोहब्बत नहीं। फिर उसके गर्दन पर सूंघते हुए आगे बोला, आपकी ये खुशबू हमें पागल करती है। हमने आपको हमारे पास आने को कहा क्योंकि हम आप पर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। अगर आपके जिस्म की हवस हमें होती तो हम आपसे शादी ना करते। मेरे एक इशारे पे मेरे कदमों में लाखों लड़कियां आ जाए। अगर हमें जिस्म की ही हवस होती तो हम कोठे पे जाते, वहां भी हमारे पास मीठ ही जाती। ध्रुति उसकी बात सुन एकदम से सुन्न हो जाती है। इसका मतलब क्या है? फिर 2 दिनों से ये मेरे साथ ऐसे पागलों जैसे बिहेव क्यों कर रहे थे? ध्रुति अपनी सोच में गुम थी कि तभी कामेश ध्रुति के माथे पर किस करता है और वहां से सीटी बजाते हुए गाना गाते हुए बाहर जाने लगता है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना है तुमसे है। द्वितीय काव्यांश का गाना सुन एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। मतलब इन्हें छोड़कर ना जाऊं इसलिए इन्होंने मेरे साथ, पर क्यों? ये बात तो ऐसे भी तो कर सकते थे। ध्रुति को अब बहुत रोना आ रहा था। वो बाथरूम में शॉवर के नीचे भीग रही थी और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। काव्यांश बाहर आकर क्रुश को फोन करता है और कपड़े अपने और ध्रुति के लिए कपड़े लाने के लिए कहता है। ध्रुति अभी भी बाथरूम में थी। थोड़ी देर बाद क्रुश काव्यांश को कपड़े देके चला जाता है। काव्यांश वो कपड़े लेके बाथरूम में जाता है और ध्रुति के कपड़े रखकर उसके पास जाता है। ध्रुति अभी भी पानी में भीग रही थी। काव्यांश उसे वहां से उठाता है और उसे चेंज करने के लिए कहता है। ध्रुति अपना सर ऊपर करती है और उसके गालों पर एक खींच कर थप्पड़ मारते हैं। कावंश इसके लिए तैयार नहीं था, जिस कारण उसका सर एक्साइट हो जाता है। कावंश की आंखें अब बुरी तरीके से लाल हो चुकी थी और उसके हाथों की नसें उभर कर बाहर आ रही थी। ध्रुति ने कावंश के सीने पर मारते हुए कहा, क्या मिला आपको हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर? क्या कह रहे थे हमें कि हम भी आपसे प्यार करें? कभी नहीं। हम आपसे बेइंतहा नफरत करते हैं, समझे आप? नफरत है हमें आपसे। काव्यांश ध्रुति के बात सुन ध्रुति के आंखों में देखता है। ध्रुति उसके आंखें देख डर जाते हैं और पीछे की ओर जाने लगती है। काव्यांश ध्रुति के बालों को पीछे से पकड़ता है और अपने दांत पीसकर कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर हाथ उठाने की? ध्रुति उसके बात सुन हकलाते हुए कहती है, सॉरी, गलती से हो गया। काव्यांश ध्रुति के बाल को पकड़ वैसे ही रूम में लेकर जाकर फेंक देता है और एक डोर से रस्सी निकालकर ध्रुति के दोनों हाथों को बेड से बांध देता है और उसके होठों को बेरहमी से चूमने लगता है। ध्रुति को बहुत दर्द हो रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। काव्यांश ध्रुति के गर्दन से लेके सीने तक उसे काट लेता है। ध्रुति को बस दर्द से आहें निकल रही थी। वो बहुत ज्यादा रो रही थी और अपने हाथों को छोड़ने के लिए झटपटाने लगती है। थोड़ी देर बाद काव्यांश ध्रुति को छोड़ देता है और उसके कान में धीरे ही अपनी भारी और कठोर आवाज में कहता है, तेरे इस जिस्म की चाहत ना है मुझे, तेरे इस
जिस्म की चाहत ना है मुझे। हवस तो हम ऐसे भी पूरी कर ले सकते हैं। इसके लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है मुझे। फिर ध्रुति को वैसे ही छोड़ बाथरूम में जाता है और कपड़े पहनकर ध्रुति के कपड़े लेके आता है और उसके मुंह पर फेंक देता है जो एक साड़ी थी और उसके हाथों को छोड़ देता है। ध्रुति झट से उठ खड़ कर साड़ी पहनने लगती है। तब तक काव्यांश किसी को मैसेज करता है और ध्रुति की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा रहता है। जब ध्रुति साड़ी पहन लेती है तो काव्यांश उसे लेकर ध्रुति के घर चला जाता है और उसे छोड़कर वहां से निकल जाता है। ध्रुति को तो पहले शौक लगा कि उसे काव्यांश ने छोड़ दिया। फिर वो दौड़ते हुए घर में चली जाती है, लेकिन घर में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ध्रुति देखती है कि घर में कोई नहीं है तो वो कायरा के घर में जाती है, लेकिन उनके घर पर ताला लगा था। ध्रुति उन्हें आसपास पागलों की तरह ढूंढने लगती है। क्या हुकुमसा ने कुछ नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ध्रुति ने जल्दी से वहां से निकल गई और सबको ढूंढने लगी। ध्रुति ने जल्दी से अपना फोन निकाला और कायरा को फोन करने लगी, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। उसने सबका फोन ट्राई किया, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। उसने जल्दी से कैब बुक की और महल जाने के लिए निकल गई। उसके आंखों में लगातार आंसू गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद ध्रुति महल पहुंच गई। रात के 11 बजकर गए थे, जिस कारण महल में सब सो रहे थे। ध्रुति को आता देख गार्ड ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। ध्रुति भागते हुए अपने रूम की तरफ गई। उसने देखा दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे काव्यांश को पता था कि ध्रुति जरूर आएगी। ध्रुति ने झट से दरवाजा खोला और भागते हुए काव्यांश के पास गई, जो खिड़की से टेक लगाए खड़ा था। ध्रुति उसके पास गई और उसके सीने पर मारने लगी। वो बहुत रो रही थी। काव्यांश ने ध्रुति के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछ दिए। रो रो कर ध्रुति का गला एकदम से बैठ गया था। काव्यांश बस उसे एकटक देख रहा था। ध्रुति ने रोते रोते उसे कहा, क्यों क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? मेरा भाई कहाँ है? उसे कुछ हो गया तो याद रखना आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। काव्यांश जो एकटक ध्रुति को देख रहा था, ध्रुति की बात सुन उसकी पकड़ ध्रुति के हाथों पर कस जाते हैं और वो ध्रुति को गुस्से से देखने लगता है। ध्रुति उसके हाथों से अपने हाथ छोड़ने के लिए नाकामयाब कोशिश कर रही थी। काव्यांश उसे अपने कड़क आवाज में ध्रुति से कहता है, अगर आज के बाद आपने इस मुंह से मरने की बात की तो याद रखना हुक्मरानी सा, आज तक आपने सिर्फ हमारा पागलपन देखा है। हमें क्रूर होने के लिए मजबूर मत करिए। हम बहुत बुरे आदमी हैं। आज तक आपका ये मिसबिहेव सिर्फ इसलिए सह रहे हैं क्योंकि हम आपसे इश्क करते हैं, वरना आज तक किसी ने हमें आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की है। ध्रुति उसकी बात सुन डर जाती है। उसे बस अपने भाई की फिक्र थी। उसने काव्यांश के हाथों को झटक दिया तो काव्यांश ने उसे छोड़ दिया। ध्रुति काव्यांश से दूर हुई और रोते हुए बोली, ठीक है, आपको सिर्फ हम चाहिए ना? ठीक है। ध्रुति अपना पल्लू झट से निकाल देती है और अपने आंखों को पोंछकर चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, आइए हुकुम साहब, आपको हम खुद को सौंप रहे हैं अपनी मर्जी से। कामेश ने देखा रूम का डोर अभी भी खुला है। उसने जाकर दरवाजा बंद किया और ध्रुति के पास जाकर उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ रस दिया, जिस कारण ध्रुति नीचे गिर गई। उसके मुंह से हल्का हल्का खून निकलने लगा था, लेकिन ध्रुति अपने गालों पर हाथ रखे से जमीन पर पड़ी रही। कामेश ने उसके बालों को पकड़ लिया और उसे फर्श से उठाकर खड़ा किया। फिर उसकी गर्दन पकड़कर बोला, बहुत शौक है ना आपको सब दिखाने का? ठीक है। इतना कहकर कावेश ने उसे बेड पर फेंक दिया और अपनी जेब से फोन निकालकर किसी को फोन किया। ध्रुति बस उसे अपनी भरी हुई आंखों से देख रही थी। कावेश ने थोड़ी देर फोन पर बात की और ध्रुति के पास चला गया। फिर ध्रुति की पूरी साड़ी निकाल दी और ध्रुति के ऊपर आकर उसे होठ को चूमने लगा। ध्रुति अभी भी रो रही थी। कावेश ने देखा ध्रुति अब रो रही है तो वो रुक गया और ध्रुति के आंखों में देख बोला, अगर मैं तुमसे प्यार ना करता तो तुम पर क्यों मरता? और कहती हो मोहब्बत तुमसे नहीं जिस्म से करता हूँ, तो तुम कौन सी कही की महारानी हो? अगर मोहब्बत जिस्म से होती तो सिर्फ तुमसे ही क्यों, हजारों से करता। इतना कहकर कावेश ध्रुति के खून को साफ करता है और उसके माथे पर किस करके उसके बाजू में लेट जाता है और ध्रुति को अपने बाहों में भर लेता है और अपने आंखें बंद कर लेता है। ध्रुति अभी भी वैसी ही थी। उसके मन में बहुत उथल पुथल मची
चल रही थी। काविश उसके समझ से परे था। उसके आंखों में नींद नहीं थी। उसे एरी और कायरा की बहुत टेंशन हो रही थी, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद अपने ही विचारों में गुम ध्रुति कुछ सोच लेती है और एक नजर काविश को देख अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्रुति के सोते ही काविश अपनी आंखें खोल देता है और ध्रुति को देखकर बहुत डरावनी धुन बजाता है। फिर एक इविल स्माइल देकर वो भी सो जाता है। सुबह का वक्त। ध्रुति की आंखें जब खुली तो उसने देखा कि कामेश आधा उसके ऊपर लेटा था। कामेश का एक पैर ध्रुति के दोनों पैरों के नीचे था और एक पैर उसके थाई पर था। ध्रुति का सिर कावेश के सीने पर था और कावेश का एक हाथ ध्रुति के कमर पर था। ध्रुति उसके भारी भरकम शरीर को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगती है, जिस कारण कावेश की आंखें खुल जाती हैं। ध्रुति को ऐसे स्ट्रगल करता देख कावेश को बड़ा मजा आ रहा था। तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत से मुझे मुझे हो गई जाने जा तेरी आदत से। मुझे देखूं मैं जब तुझको तो मेरा दिन ये ढले दीवाना कर रहा है। तेरा रूप सुनहरा मुसलसल खल रहा है मुझको अभी सेहरा। बता अब जाए तो जाए कहाँ। काविश ध्रुति के ऊपर आता है और उसके माथे पे किस करके उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। ध्रुति जब कावेश को देखती है तो अपनी आंखें बंद कर देती है। कावेश ध्रुति के होठों को सॉफ्टली चूम रहा था। कावेश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है तो ध्रुति उसे धक्का दे दिया और वहां से बाथरूम में चली गई। ध्रुति के जाते ही कावेश के चेहरे पर हंसी डेविल हंसी हंसने लगता है और उठकर वो अपने लैपटॉप में कुछ करने लगता है। थोड़ी देर बाद ध्रुति रेडी होकर बाहर आई और ध्रुति ने डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, जिस पर सिल्वर डायमंड के बॉर्डर थे। उसके बाल खुले थे, गले में छोटा और बड़ा मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल और बिछिया, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर हल्के रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल। ध्रुति एकदम कयामत लग रही थी। ध्रुति क्लोजेट रूम में गई और कावेश के लिए कपड़े लेकर आई और बेड पर रख दिए। कावेश भी ध्रुति को घूरे जा रहा था। ध्रुति ने गहरी सांस ली और कावेश के पास गई और बोली, जाइए रेडी हो जाइए, हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं नीचे। कावेश ने ध्रुति का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने गोद में बिठा दिया और उस समकियों की तरह ध्रुति को देखने लगा। फिर उसने के गर्दन को सूंघने लगा। ध्रुति कावेश के गर्दन पर जोर से काट लिया, जिस कारण कावेश की पकड़ ध्रुति के से ढीली हो गई, जिसका फायदा उठाकर ध्रुति वहां से नीचे चली गई। कावेश का एक हाथ उसके गर्दन पर था जहां पर ध्रुति ने काटा था और उसका ध्यान दरवाजे की तरफ था जहां से अभी अभी ध्रुति गई थी। कावेश बस सोच रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। फिर उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और उस जगह पर सहलाने लगा। उसके फेस पर डेविल स्माइल थी। ध्रुति नीचे आई तो देखा मीनाक्षी जी पूजा की तैयारी कर रही थी। उसने जाकर मीनाक्षी जी के पैर छुए और उसके पास बैठ गई। मीनाक्षी जी उसे वहां देखकर थोड़ी चौंक गई। उसने ध्रुति से पूछा, बेटा आप यहाँ? ध्रुति को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, फिर थोड़ा सोचकर बोली, ध्रुति, हाँ मासा, हुकुम सा कल रात को लेकर आ गए थे मुझे। ध्रुति ने सारा इल्जाम कावेश के ऊपर डाल दिया। मीनाक्षी हंसकर बोली, ये काव्य भी ना, आने दे उन्हें, हम उनके अच्छे से खबर लेंगे। ध्रुति ने बड़े खुश होकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सब नीचे आ गए तो ध्रुति और कावेश के साथ आरती चालू की। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। आरती हो जाने के बाद ध्रुति ने सबको आरती दी और सब बड़ों को पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सब ब्रेकफास्ट के लिए जाने लगे तभी मीनाक्षी जी ने कावेश को अपने पास बुलाया और उसके कान पकड़कर बोली, काव्य, हम क्या सुन रहे हैं? आप बहू को क्यों लेके आ गए? हमने उन्हें 2 दिन के लिए घर भेजा था। कावेश नासमझी से उन्हें देखने लगा। कावेश मीनाक्षी जी से, लेकिन माँ हमने किया क्या? मीनाक्षी जी, तुम कल भवी को क्यों लेके आ गए? कावेश ने ध्रुति को देखा जो मुंह पर हाथ रखकर मुंह दबाकर हंस रही थी, जैसे उसे बहुत मजा आ रहा हो। कावेश ने मीनाक्षी जी को मासूम सी शक्ल बनाकर देखा और बोला, वो मासा बस ऐसे ही, हमें नहीं पता था। कावेश को ऐसे बिहेव करता देख ध्रुति का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। मीनाक्षी ने कावेश को छोड़ दिया और बोली, अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ नाश्ते के लिए। कावेश, जी माँ। मीनाक्षी जी के जाते ही कावेश ध्रुति के साइड पर लड़ गया। ध्रुति जैसे ही वहां से भागने वाली थी, कावेश ने उसके कमर को पकड़ लिया। मीनाक्षी जी के जाते ही कावेश ने ध्रुति के साइड
पलट गया। ध्रुति जैसे ही वहां से भागने वाली थी, कावेश ने उसके कमर को पकड़ लिया। कावेश का एक हाथ ध्रुति के कमर पर था और दूसरे हाथ दोनों कावेश की चेस्ट पर थे। कावेश ने ध्रुति के बालों को जो ध्रुति की गालों पर थे, उन्हें अपने दूसरे हाथ से उसके कान के पीछे करते हुए बोला, आपको बहुत हंसी आ रही है हुकुम रानी साहब। ध्रुति उसे छूटने के लिए झटपटा रही थी और कावेश से बोली, हमें छोड़िए हुकुम साहब। तभी वहां तन्वी आ जाती है। ध्रुति देखती है कि वो उन्हीं के पास आ रही है। कावेश की पीठ तन्वी के साइड थी और कावेश का पूरा ध्यान ध्रुति पर था। ध्रुति ने झट से अपने दोनों हाथ कावेश के गर्दन के इर्द गिर्द डाले और कावेश के आंखों में देख ब्लश करते हुए बोली, जी हुकुम साहब, हमें बहुत हंसी आ रही थी आपके ऐसी हालत देख और मजा भी बहुत आया। फिर कावेश के कान के पास जाकर बहुत धीमे आवाज में बोली, वैसे आपके कमजोर कड़ी हमें भी मिल ही गई। ध्रुति की बात सुन कावेश की पकड़ ध्रुति पर कस गई और कावेश अपने दांत पिसकर बोला, माँ हमारी कमजोरी नहीं ताकत है, समझी आप। कावेश की बात पर ध्रुति ने उसे देखकर स्माइल करने लगे और बड़े प्यार से बोली, छोड़िए ना हुकुम साहब। तभी तन्वी वहां आती है। उसे ध्रुति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तन्वी ने अपने इमोशन छुपाए और फेस पर स्माइल लाते हुए बोली, ध्रुति तुम्हें रानी साहब बुला रही है। तन्वी की बात सुन कावेश उसे बिना देखे ही बोला, हुकुम रानी साहब, वो राजस्थान की हुकुम रानी सा है, इसलिए उन्हें वो मान दो, समझी। वो कोई मामूली औरत नहीं जो तुम उन्हें नाम से बुलाओ। कावेश की बात सुन तन्वी के हाथों की मुठ्ठियां बन गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, जी जी हुकुम साहब, हम याद रखेंगे। कावेश ध्रुति की कमर पर अपने हाथों से सहलाने लगता है, जिससे ध्रुति एकदम से सिहर जाती है। कावेश जानबूझकर ध्रुति के कमर पर चींटी काटता है, जिससे ध्रुति की हल्की चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुन तन्वी बोलती है, क्या हुआ आपको। कावेश तन्वी की आवाज सुन उसे बोलता है, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। तन्वी वहां से चली जाती है। उसके जाते ही कावेश ध्रुति के होठों पर पिक करते हुए बोलता है, अपने हद में रही है हुकुम रानी सा, आपको पूरा राजस्थान देखना है। ध्रुति उसकी बात सुन कंफ्यूज हो जाती है। कावेश उसे वैसे ही छोड़कर आगे बढ़ता है और ध्रुति उसके पीछे। ध्रुति और कावेश ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। ध्रुति के दिमाग में कुछ चल रहा था। कावेश ने उसे देखा और बोला, आज आप हमारे साथ जाएंगी। कावेश की बात सुन ध्रुति जल्दी से बोली, नहीं नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। ध्रुति के बात पर कावेश उसे अजीब नजरों से देखने लगा तो ध्रुति डर गई और यहाँ वहां देखने लगी। ध्रुति के चेहरे के भाव देख कावेश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। ध्रुति ने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और जाने के लिए उठी तो कावेश भी उठ गया। ध्रुति बिल्कुल भी कावेश के साथ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, आप जाइए, हम खुद से चले जाएंगे। कावेश ने एक नजर ध्रुति को देखा और उसे झट से अपनी गोद में उठा लिया और उसे देखते हुए बोला, क्यों बार बार हमारी बात काटती है आप। एक बार आपको कहने से आपको समझ नहीं आता क्या। ध्रुति ने उस पर से अपनी नजरें फेर ली, जिसे देख कावेश को गुस्सा आने लगा। उसने ध्रुति को बहुत टाइट पकड़ा, जिससे ध्रुति को दर्द होने लगा और वो झटपटाने लगी। कावेश ने उसे नहीं छोड़ा और गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया और खुद भी बैठ गया। कावेश ने ध्रुति को एक नजर देखा और अपना लैपटॉप लेके उस पर कुछ करने लगा। ध्रुति खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा। ध्रुति ने जल्दी से अपना फोन देखा, जिस पर दक्ष का नाम शो हो रहा था। ध्रुति जैसे ही फोन उठाने वाली थी कि कावेश ने झट से उसका फोन उससे छीन लिया और उसे में देख बोला, ये तुम्हें क्यों फोन कर रहा है। वो हमारे दोस्त थे तो वो हमें फोन कर सकते हैं, लाइए मेरा फोन। अरे वाह हुकुम रानी सा, घर में तो बड़ा प्यार आ रहा था मुझ पर, अब हवा हो गया। कावेश ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए ध्रुति से कहा। ध्रुति ने उसके बात को कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जल्दी से यहाँ से जाना चाहती थी ताकि अपने भाई को ढूंढ सके। कावेश की गाड़ी एक घर के आगे आकर रुकी, जो ज्यादा बड़ा तो नहीं था पर छोटा भी नहीं था। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स थे। कावेश ने ध्रुति को बाहर आने का इशारा किया तो खुद बाहर निकल गए।
धृति उसके पीछे पीछे चले रही थी। कावेश उसे घर के अंदर चला गया। धृति उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो अपनी सोच में ही गुम थी। कावेश आगे जाकर रुक गया। धृति का ध्यान नहीं होने के कारण बुध कावेश के पीठ से टकरा गई। धृति ने अपनी आंखें बंद की और सिर पर हाथ रख बोली, ये दीवार बीच में कहाँ से आ गई? कावेश उसकी तरफ पलटा और धृति को अपने पास खींचकर बोला, आपका ध्यान कहाँ था हुक्मरानी साहब? कावेश की बात सुन धृति ने अपनी आंखें रोल की और बोली, मेरे सिर पर ये कहते वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी हरी आंखें कंची जैसे घूम गई थी। कावेश ने धृति के कमर को टाइट पकड़ा और उसके सर को पीछे से बालों को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली चूमने लगा। धृति उसे अपने छोटे छोटे हाथों से मार रही थी। 15 मिनट बाद कावेश धृति को छोड़ देता है। धृति लंबी लंबी सांसें लेने लगती है तो कावेश धृति के गर्दन को सूंघने लगता है। धृति गुस्से में थी जिस कारण उसकी जुबान फिसल जाती है और वो कावेश को बोलती है, कुत्ते जैसे सूंघते हैं हमें। कावेश उसकी बात सुन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, ओ मेरी प्यारी हुक्मरानी सा, शायद आप भूल रहे हैं, सिर्फ कुत्ता ही नहीं, सब जानवर अपना शिकार करने से पहले उसे सूंघता है। शेर शिकार शांत रहकर ही करता है। उसके बाद सुन धृति बोली, हाँ तो आप अगर इस राजस्थान के शेर हैं तो हम भी यहाँ के शेरनी हैं, समझे? कावेश को धृति पर बड़ा प्यार आ रहा था क्योंकि वो आज रो नहीं रही थी बल्कि उसके जवाब का बखूबी जवाब दे रही थी। कावेश धृति के होठों पे पिक करके बोलता है, चलो फिर देखते हैं इस शेरनी में कितनी ताकत है। तभी वहां किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुन धृति एकदम से सहम जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कल से बड़ा एपिसोड आएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वाइल्ड रोमांटिक लव स्टोरी पसंद आ रही है तो इसके आगे के एपिसोड जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि कहानी के चैप्टर पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।